Good afternoon, student. And today we are going to discuss the topic intersymbol interference. Basically, intersymbol interference in short form it can be represented by ISI. Basically, this topic related to the pulse shaping. Pulse shaping means in digital communication when the first of all binary data converted into the digital signal, and after that it will be transmitted over the communication channel and finally received the receiver. Then due to the noise or due to also some region, the pulse received at the receiver is not in the correct form, means there is some spreading of the pulses. So basically, today topic is the pulse shaping. But to understand the pulse shaping, we have the idea about the intersymbol interference. First of all, I am going to explain what is the intersymbol interference, and then after that, what its cause, उसकी causes क्या हैं, then what is the and what is the effect on the system पे क्या effect पड़ेगा, and what is the remedy. तो रेमेडी का जो पार्ट है वो आपका पल्स शेपिंग का पार्ट है, मीन्स पल्स शेपिंग मीन्स जीरो ISI हो गया, और ऑल्सो द पल्स शेपिंग आर द टू टाइप विच आर डिस्कस इन दिस टॉपिक लेटर. तो फर्स्ट ऑल आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द ISI. बेसिकली ISI in communication system, when the data is being transmitted in the form of the pulses, that is bits. In communication system, in digital communication, when the data is transmitted in the form of the pulses or bits, the output produced at the receiver, जो हमारे आउटपुट जो प्रोड्यूस होते हैं एट द रिसीवर ड्यू टू द अदर बिट्स, मीन्स एक्चुअल जो हमारे बिट्स होते हैं उसके अलावा कुछ और भी बिट्स रिसीव होते हैं, उन बिट्स के रिसीव होने के वजह से भी क्या होता है, रिसीवर पे आर देयर इज द सिंबल इंटरफेयर विद द आउटपुट प्रोड्यूस बाय द डिजायर्ड बिट. तो जो हमारे डिजायर्ड बिट होते हैं वो इंटरफेयर हो जाते हैं सम अनवांटेड बिट्स, या दैट इज़ आल्सो कॉल्ड अ नॉइज. तो ये जो इंटरफेरेंस होता है आपका है डिजायर्ड बिट और अदर बिट में, और इसकी वजह से क्या होता है, हमारे यहाँ पे ISI प्रोड्यूस होता है. दिस इज़ कॉल्ड ISI. अभी जैसे मैंने बोला यहाँ पे ये वर्ड आपका यूज़ किया हुआ है, मीन्स अदर बिट और आपका जो डिजायर्ड बिट है, अदर बिट और डिजायर्ड बिट के इंटरफेरेंस होने से ही हमारा ISI प्रोड्यूस होता है. तो बेसिकली ये बिट्स हमारे इंटरफेयर करते कैसे हैं, वो आपस में हाउ दे आर इंटरफेयर विथ ईच अदर, हमें ये जानना है. तो उसको यहाँ पे ये फिगर से समझाया गया है. एज यू नो, ये आपका जो फिगर आपका बना हुआ है ये बाइनरी वन को रिप्रेजेंट कर रहा है. ये बाइनरी वन या सिंपली वी कैन से बाइनरी वन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और हमें इस पल्स को ट्रांसमिट करना है ओवर द transmission channel and transmission system or transmission channel. And after that, due to spreading of the pulses की स्प्रेडिंग हो रही है एंड बियॉन्ड द टाइम TB, मीन्स यहाँ पे हमारा जो ये इसका TB जो आपका पल्स का ड्यूरेशन होता है, बट एट द रिसीवर दिस पल्स आर स्प्रेड मीन्स हियर द आपका स्प्रेड हो जा रहा है, स्प्रेड जस्ट लाइक यू कैन सी हियर. स्प्रेडिंग मीन नॉट लाइक दैट, मीन्स स्प्रेडिंग मीन्स आउटसाइड द TB, मीन्स यहाँ पे जो उसका ड्यूरेशन और पल्स का ड्यूरेशन हो जा रहा है वो इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज एंड आफ्टर द TB से आपका यहाँ पे बड़ा हो जाता है. ठीक है. तो अब होता क्या है कि जैसे मान लीजिए हमारा यहाँ पे ये आपका डिजायर्ड बिट है, और ये और ये स्प्रेडिंग होने की वजह से उसका स्ट्रक्चर ऐसा बन गया. आपका स्प्रेडिंग होने की वजह से मान लीजिए आपका स्ट्रक्चर ऐसा बन गया. ठीक है. और ये स्ट्रक्चर मान लीजिए आपको एक और वहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा बिट रिसीवर एंड पे और भी अगर आपके एक्स्ट्रा बिट्स हैं, तो मान लीजिए वो भी आपका इस तरीके से मान लीजिए आपका ये ऐसे गया ऐसे गया ऐसे गया ऐसे स्प्रेड कर गया. ठीक है. तो जो ये वाला पार्ट आपको दिख रहा है, दिस पार्ट इसमें दो आपके रिसीव्ड बिट, इसमें एक आपका डिजायर्ड है आपका और एक आपका अनवांटेड है. तो उसकी वजह से क्या होता है, अब आप यहाँ पे ये डिसाइड करने में या सिंक्रोनाइज करने में ये प्रॉब्लम होती है कि एक्चुअली हमारा ये बिट है क्या, ये बिट हमारा 1 का है, ये या हमारा डिजायर्ड बिट है या अनवांटेड बिट है, या सिंपली ये 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है या 0 को रिप्रेजेंट कर रहा है. तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है ड्यू टू द स्प्रेडिंग ऑफ द पल्सेस.
तो बेसिकली जो स्प्रेडिंग ऑफ पल्सेस होता है वो आपका चैनल के मूवमेंट के आपका ड्यूरिंग होता है। व्हेन द सिग्नल मूविंग थ्रू द चैनल देन देयर इज द स्प्रेडिंग ऑफ द पल्सेस बियॉन्ड द टाइम टीवी। तो ये जो आपको समझाया गया है, ये जो बेसिकली जो आपका जो पैराग्राफ है ये पैराग्राफ बेसिकली डिफाइन किया गया है व्हाट इज़ ISI। ये जो आपको दिख रहा है ओवरऑल दिस ISI। तो ISI सिंपली अगर हम कंक्लूड करें इस पैराग्राफ तो हम कह सकते हैं ISI मेनली इट इज़ द स्प्रेडिंग ऑफ पल्सेस बियॉन्ड द टाइम टीवी। ओके, नाउ नेक्स्ट, एंड व्हाट इज़ द कॉजेज ऑफ ISI कॉजेज क्या है, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दिस कि हमारा यहाँ पे ये कॉज हो जाते हैं। ठीक है, तो ओके, नाउ द ISI causes आप कहें द ISI arises due to the imperfection in the overall frequency response system। तो ISI बेसिकली हमारा जो अराइज होता है हमारा जो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स होता है सिस्टम। एज यू नो अबाउट सिस्टम क्या होता है, एक आपका सिस्टम ऐसे होता है जिसमें कुछ आप इनपुट XT इनपुट देते हैं और हियर YT इज़ द आउटपुट, कुछ आपका YT आपका आउटपुट होता है और यहाँ पे हम ये सिस्टम का इम्पल्स रिस्पॉन्स होता है जिसको हम HT से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ऑल्सो इफ दिस HT कन्वर्टेड इनटू द फ्रीक्वेंसी डोमेन देन दिस इज कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स, आपका ये होता है फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स सिस्टम होता है। तो ये फ्रीक्वेंसी यहाँ पे हम इम्पल्स रिस्पॉन्स के बिहाफ पे हम ये बोलते हैं कि आप क्या इनपुट दे रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हमारा क्या आउटपुट मिलेगा। ठीक है, तो हियर वी कैन से देयर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल ऑफ द इम्पल्स रिस्पॉन्स कि आपका जो आउटपुट है वो इनपुट पे किस तरीके से डिपेंड कर रहा है या हाउ द इनपुट कैन बी चेंजेस टू द आउटपुट, किस तरीके से आपका चेंजेज होगा। ठीक है, तो जो बेसिकली जो आपका ISI जो एराइज होता है उसके पीछे जो रीजन होता है ओवरऑल फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम, हमारा जो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स होता है सिस्टम का उसके इम्परफेक्शन के होने की वजह से ये आपके प्रॉब्लम ऑकर्स होती हैं। ठीक है, तो बेसिकली व्हाट्स द रीजन यहाँ पे फ्रीक्वेंसी अब क्या कहते हैं इम्परफेक्शन इन द फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स सिस्टम की फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स इम्परफेक्शन होने की वजह से होता क्या है, व्हेन ए शॉर्ट पल्स ऑफ ड्यूरेशन TB इज ट्रांसमिटेड थ्रू अ बैंड लिमिटेड सिस्टम। ओके, अगर कोई भी शॉर्ट पल्स अगर आपको ट्रांसमिट कर रहे हैं और उस चैनल का क्या कहते हैं जो बैंडविड्थ है वो बैंड लिमिटेड है, बैंड लिमिटेड मीन्स only the some frequency ranges are transmitted, means the band means having the lower frequency and higher frequency or only the frequency between these two frequency या these bands frequency ही ट्रांसमिट हो सकते हैं। ठीक है, तो ये मेनली जब होता है जब पल्स किसी बैंड लिमिटेड चैनल से जब पास होता है तो उसकी वजह से ये प्रॉब्लम आकर होती है और उसके बाद ये होता बैंड लिमिटेड सिस्टम जाने की वजह से होता क्या है कि हमारा जो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट जो कंटेंट होता है सिग्नल में दे आर डिफरेंशियली एटेन्यूएटेड, यहाँ पे लिखा हुआ है दैट इज़ द फ्रीक्वेंसी component content in the input pulses are more importantly differentially attenuated। ठीक है, डिफरेंशियली एटेन्यूएटेड मीन्स अगर हम ये फिगर ये देखना चाहें, एटेन्यूएस मीन्स होता है कि सिग्नल का स्ट्रेंथ कम होना। जैसे आपको ये दिख रहा है, ये अगर इसी फिगर ऑब्जर्व करें तो जैसे ये सिग्नल की स्ट्रेंथ आपकी ये होनी चाहिए। ठीक है, बट थोड़ा सा ये ऐसे वीक हो जा रहा है, मीन्स टीवी के टाइम ड्यूरेशन के पहले ही वीक हो जा रहा है। तो इसका मतलब ये है ये डिफरेंशियली हमारा यहाँ पे सिग्नल हमारा एटेन्यूएट हो रहा है। सिग्नल एटेन्यूएट मीन्स सिग्नल की स्ट्रेंथ यहाँ पे कम हो जा रही है। ठीक है, एक तो आपका ये होता है। ठीक है, सेकेंड थिंग एंड डिफरेंशियली डिलेड बाय द सिस्टम, डिलेड बाय द सिस्टम मीन्स जस्ट लाइक दैट। तो ये एटेन्यूएट होने से ये जो हमारा यहाँ पे एटेन्यूएट हो रहा है, एटेन्यूएट होने से हमारा जो सिग्नल का जो आपका पाथ होगा वो इस तरीके से हो जाएगा और ये होने से क्या होगा कि वो डिले हो जाएगा। डिले मीन्स ये जो ओवरऑल ये टीवी का ड्यूरेशन होना चाहिए इससे ये फर्दर आपका स्प्रेड कर जाएगा, मीन्स उसका यहाँ पे ये एटेन्यूएट होने से वो बाहर चला जाएगा और बाहर जाने का मतलब है कि स्प्रेड होना। ठीक है,
तो ये मेनली जो आपका आईएसआई जो ऑकर होता है, ये आपके जो चैनल की जो बैंड लिमिटेड जो उसकी सिस्टम्स होती हैं, बैंड लिमिटेड सिस्टम होने वजह से जो भी फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट आपके सिग्नल्स में होती हैं, वो सिग्नल डिफरेंशियली एटेन्यूएट होता है। एटेन्यूएट मीन्स दे आर सिग्नल स्ट्रेंथ वीक, और सिग्नल स्ट्रेंथ वीक होने की वजह से क्या होता है, वो डिफरेंशियली कुछ डिले भी हो जाती है। डिले मीन्स कि जैसे मान लीजिए उसका आपका टाइम ड्यूरेशन अगर टीबी है तो वो उसके बाद वो एक्सिस में जाके वो रीच करेगा। तो ये डिले होने का कारण ये है। तो ये बेसिकली मेनली ड्यू टू द क्यों है, ड्यू टू द ओवरऑल इम्परफेक्शन इन द फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स सिस्टम। तो ये इम्परफेक्शन होने की वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स यहाँ पे ऑकर होती हैं। तो इम्परफेक्शन एंड बैंड लिमिटेड, ये दोनों की वजह से हमारा यहाँ पे स्प्रेडिंग होता है, पल्सेस का हमारा स्प्रेडिंग हो जाता है। ओके, नाउ ड्यू टू दिस, अभी जो डिस्कस किया हमने प्रीवियस पेज पे, ड्यू टू दिस द पल्सेस अपीयर एट द आउटपुट ऑफ द सिस्टम विल बी डिस्पर्स। इसको हम डिस्पर्स का नाम देते हैं या डिस्पर्सन का नाम देते हैं। डिस्पर्स मीन्स क्या होता है कि टाइम ड्यूरेशन से ऊपर चले जाना, ठीक है। तो ड्यू टू दिस रीजन या ड्यू टू दिस द पल्सेस अपीयर एट द आउटपुट ऑफ द सिस्टम विल बी डिस्पर्स ओवर एन इंटरवल एंड विच लॉन्गर देन टीवी। वही जो मैं बोला कि ये डिस्पर्स होने की वजह से, जो प्रोसेस हमने बोला कि वो डिस्पर्स होना, तो वो डिस्पर्स होने की वजह से ही उसका जो पल्स का ड्यूरेशन होता है वो आपका लॉन्गर हो जाता है, लॉन्गर देन टीवी, ठीक है। तो ये बेसिकली जो यहाँ पे दो जो पल्सेस जो हमारे आपस में इंटरफेयर होना है, तो मेनली हम कह सकते हैं कि ये आईएसआई मेनली ड्यू टू द डिस्पर्सन ऑफ द टू पल्सेस। डिस्पर्सन होने की वजह से क्या होता है कि उनके जो विड्थ होते हैं वो ब्रॉड होते हैं, ब्रॉड होने से आपस में वो क्या होते हैं, वो लगते हैं डिस्पर्स होने। तो ये डिस्पर्स वर्ड भी एक टेक्निकल वर्ड हम यूज कर सकते हैं आईएसआई को इंडिकेट करने के लिए। ड्यू to this dispersion, the symbol each of duration TB will be interfere with each other when the transmitted over the communication channel, and this result in the ISI. तो बेसिकली जो ब्रॉडनिंग का वर्ड यूज किया हुआ है, दैट इज ब्रॉडनिंग ऑफ द ड्यूरेशन ग्रेटर देन टीवी, एंड दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द डिस्पर्सन। एंड ड्यू टू दिस डिस्पर्सन, यहाँ पे क्या होता है, जो हमारे आप जो बिट्स होते हैं मीन्स ईच ड्यूरेशन ऑफ टीवी विल बी इंटरफियर विथ ईच अदर, वो आपस में इंटरफेयर करते हैं। एंड व्हेन द ट्रांसमिटेड ओवर द कम्युनिकेशन चैनल, जब वो ट्रांसमिट करते हैं किसी कम्युनिकेशन चैनल से, एंड दिस रिजल्ट इन द आईएसआई। तो ओवरऑल जो ये आपको जो 3 पैराग्राफ ये समझाया गया है कि व्हाट इज़ द रीजन बिहाइंड द आईएसआई, आईएसआई क्यों रीजन हुआ, तो आपसे बताया गया ड्यू टू द इम्परफेक्शन इन द फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स सिस्टम, ड्यू टू द बैंड लिमिटेड, एंड ऑल्सो हियर द डिस्पर्सन वर्ड आर यूज्ड। एंड डिस्पर्सन मीन्स आपको बता दिया गया कि यहाँ पे ब्रॉडनिंग ऑफ द विड्थ की ब्रॉडनिंग होती है, उसकी वजह से ये चीज़ होता है। तो ये जो सारे रीजन है, इन सारे रीजन के होने की वजह से ही यहाँ पे आपका ये आईएसआई ऑकर होता है, ठीक है। तो ये आपने जान लिया कि आईएसआई का आपका रीजन क्या है। एंड आफ्टर दैट इफेक्ट ऑफ आईएसआई, इफेक्ट क्या होता है, आईएसआई होने से इफेक्ट क्या होता है, आपके डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम में क्या इफेक्ट करेगा। नाउ इन द एब्सेंस ऑफ आईएसआई एंड नॉइज, एंड इफ द अगर आपके डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम में अगर आपका आईएसआई नहीं है और नॉइज नहीं है, द ट्रांसमिटेड बिट कैन बी डिकोडेड करेक्टली एट द रिसीवर। अगर आपका आईएसआई और नॉइज अगर नहीं है तो इजीली कोई भी ट्रांसमिटेड जो हमारे बिट हैं कैन बी इजीली डिकोडेड करेक्टली एट द रिसीवर, इजीली वहाँ पे वो डिकोड हो जाते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट पैराग्राफ, एंड द प्रेजेंस ऑफ आईएसआई विल इंट्रोड्यूस एरर इन द डिसीजन डिवाइस एट द रिसीवर आउटपुट। तो होता क्या है कि ये आईएसआई की प्रेजेंट होने की वजह से क्या होता है, एक्चुअली अभी आप नेक्स्ट यूनिट्स में आप जब डिजिटल रिसीवर के बारे में आप जब बात करेंगे, तो डिजिटल रिसीवर में लास्ट ब्लॉक हमारा होता है डिसीजन मेकिंग का। डिसीजन मेकिंग में एक आपका थ्रेशोल्ड लेवल होता है या थ्रेशोल्ड वोल्टेज होता है, उसमें ये डिसाइड किया जाता है कि जो उस डिसीजन मेकिंग में जो वोल्टेज आ रहा है, अगर वो वोल्टेज उस थ्रेशोल्ड वोल्टेज अगर ऊपर है तो हमारा वहाँ पे आउटपुट 1 होगा, अगर वो उससे नीचे है तो आउटपुट हमारा 0 होगा, ठीक है।
तो आपके ISI प्रेजेंस होने के वजह से यहाँ पे आपके डिसीजन डिवाइस में एरर इंट्रोड्यूस हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा वहाँ पे हमारे करेक्टेड हमारा आउटपुट वहाँ पे नहीं मिलता है। ठीक है, द मेंशन भी क्या हुआ है, द प्रेजेंस ऑफ द ISI विल इंट्रोड्यूस एरर इन द डिसीजन डिवाइस एट द रिसीवर आउटपुट। तो वो रिसीवर आउटपुट पे क्या होगा, आपका वो एरर इंट्रोड्यूस करेगा। Thus, the receiver can make an error for deciding whether the logic is 1 or 0। तो अगर ये ऐसा होता है तो रिसीवर जो है, रिसीवर कैन मेक एन एरर एंड इन डिसाइडिंग वेदर द लॉजिक इज़ 1 और 0। ठीक है, तो ये रिसीवर को प्रॉब्लम होती है, डिसीजन मेकिंग करता है कि हमारा बाइनरी 1 था कि 0 था। ठीक है, तो ये अभी तक जो आपने जाना कि व्हाट इज ISI एंड व्हाट इट्स कॉजेज, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस कि ISI आखिर होता है, एंड व्हाट इज द इफेक्ट ऑन द डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम। तो सिंपली अगर इफेक्ट के बारे में बात करें तो ये कह सकते हैं कि रिसीवर पे डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम आती है और हमारा एक्चुअल करेक्टेड डेटा हमारा वहाँ पे उसको हम रिट्रीव नहीं कर सकते हैं। देन व्हाट शुड बी द रेमेडी। रेमेडी क्या होता है, रेमेडी क्या होता है कि मीन्स क्या, इसको हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली अभी तक आपको पता है कि हम जो ऐसे पल्सेस के फॉर्म में डेटा को भेजते हैं, दैट इज़ फॉर 1 and 0 1, इस तरीके से पल्सेस के फॉर्म में भेजते हैं, और ये जो स्प्रेडिंग या डिस्पर्सन इन्हीं पल्सेस में होता है। तो यहाँ पे रेमेडी ये हो सकता है कि हम रेक्टेंगुलर पल्स ना भेज के, रेक्टेंगुलर पल्स को ना भेज के, इफ़ वी सेंड द सिग्नम पल्सेस, सिग्नम पल्स लाइक दिस, इस तरीके से होता है आपका ये कुछ आपका ऐसा होता है, ये आपका ये मैक्सिमम होता है, ये हो गया, ये ऐसे होता है। ठीक है, ये आपका t इज़ इक्वल टू 0 होता है, और यहाँ पर आपका t इज़ इक्वल टू TB होता है, और ये आपका t इज़ इक्वल टू 2 TB होता है। सिमिलरली ये आपका t इज़ इक्वल टू -TB, t इज़ इक्वल टू -TB। तो आप कह सकते हैं कि हमारा ये t इज़ इक्वल टू 0 पे इसका वैल्यू आपका ये होता है, ये आपका एक वो फंक्शन है, सिग्नम फंक्शन होता है। तो अगर हम इस पल्सेस की बजाय, इस रेक्टेंगुलर पल्स के बजाय अगर हम इस सिग्नल पल्स को अगर हम भेजें, ठीक है, तो इसको भेजने की वजह से क्या होगा, हमारा जो है ISI जो वो रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, और जब रिड्यूस हो जाएगा, ये एक क्राइटेरिया आपका, एक इसको हम निक्विस्ट क्राइटेरिया भी बोलते हैं, हम बोल सकते हैं निक्विस्ट क्राइटेरिया इसको हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये एक रेमेडी रहा आपका कि किस तरीके से हम यहाँ पे पल्सेस को क्या कहते हैं ISI को रिड्यूस कर सकते हैं। तो इसको एक क्राइटेरिया बोला गया है, या दिस इज़ ऑल्सो नोन एज द निक्विस्ट पल्स शेपिंग, इसको पल्स शेपिंग का नाम दिया गया। ठीक है, तो ये रेमेडी जो यहाँ पे जो क्राइटेरिया डिसाइड किया गया कि अगर हम रेक्टेंगुलर पल्स की जगह अगर सिग्नम फंक्शन भेजें तो ऐसा क्या हो जाएगा कि हमारा वहाँ पे आपका ISI 0 हो जाएगा। ठीक है, तो फिर उसका रीजन आपका आया, उसका रीजन क्या था, ओके, बिकॉज इसका रीजन ये है, बिकॉज द फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ द सिग्नम फंक्शन इज अ रेक्टेंगुलर फंक्शन एंड हेंस to preserve all the frequency component, the frequency response of the filter must be exactly flat in the pass band and 0 in the attenuation band। ठीक है, तो यहाँ पे यही कहना चाह रहा है कि अगर हम सिग्नम फंक्शन का अगर हम फोरियर ट्रांसफॉर्म लेते हैं तो वी गेट द रेक्टेंगुलर पल्स, और रेक्टेंगुलर पल्स में क्या होगा कि उसमें जितने भी आपके फ्रीक्वेंसी जो होते हैं कंपोनेंट वो प्रिजर्व हो जाएंगे पास बैंड में और एटेन्यूएशन बैंड में 0। तो अब यहाँ पे एक चीज़ मैं बता दूँ आपको, ये पास बैंड और एटेन्यूएशन बैंड होता क्या, जैसे मान लीजिए आपका ये एक रेक्टेंगुलर पल्स है, तो दिस रीजन इज कॉल्ड पास बैंड एंड दिस रीजन इज कॉल्ड एटेन्यूएशन बैंड। ठीक है, तो अपना मेन एम ये होता है कि हमारा जो ये मैक्सिमम जो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट हो वो इस पास बैंड में लाई करें, ना कि इस एटेन्यूएशन बैंड में लाई करें। ठीक है, तो सिग्नम फंक्शन लेने की वजह से होता क्या है, जब उसका हम फोरियर ट्रांसफॉर्म लेते हैं तो वो आपको एक रेक्टेंगुलर पल्स मिलता है। उस रेक्टेंगुलर पल्स मिलने की वजह से क्या होता है, आपका फ्रीक्वेंसी के सारे कंपोनेंट आपके प्रिजर्व हो जाते हैं इन दिस पास बैंड।
इस पास बैंड में प्रिजर्व हो जाते हैं और बाकी और इस एटेन्यूएशन बैंड में कोई भी फ्रीक्वेंसी आपकी नहीं होती है। मीन्स आप सिंपली वी कैन से हियर कि हमारा सिग्नल जो होता है सीधे सिग्नल हमारा इसी पल्स में आपका ये सिग्नल हमारा जो है वो सीधे आपका इस पल्स में ही लाई कर जाएगा, ना कि इधर सिर्फ इस ड्यूरेशन में। तो ये बेसिकली आपका क्यों आया, तो ऐसा हम करेंगे तो यहाँ पे हमारा जो मीन्स अब देखिए जो आपको यहाँ मिला हुआ है बेसिकली होता क्या है कि हम यहाँ फोरियर ट्रांसफॉर्म को लेकर स्टडी करते हैं। तो फोरियर ट्रांसफॉर्म तो यहाँ पे देखिए ना तो कोई आपका ड्यूरेशन की ब्रॉडनिंग हो रही है, पल्स ब्रॉडनिंग नहीं हो रही है। मीन्स ना यहाँ से जो आपको फोरियर ट्रांसफॉर्म लेने के बाद ना तो ये टीवी से अधिक इसका आपका वो बैंडविड्थ जा रहा है। तो ये थोड़ा सा आपका इसके हेल्प से हम जो है न्यूक्विस्ट पल्स शेपिंग की हेल्प से हम यहाँ पे आईएसआई को 0 तक रिमूव कर सकते हैं। उसको पूरा एक्सप्लेन किया गया। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल ये सिग्नम फंक्शन को दिखाया गया। सिग्नम फंक्शन आपका ये रहा, ये पीटी हो गया, ये मैंने बताया था मैंने आपको। और सिग्नम फंक्शन को डिफाइन करने के लिए हियर पी टी इज़ इक्वल टू 1 एट टी इज़ इक्वल टू 0 मीन्स इस पार्ट को दिखाया गया। अब बारी जो आपके साइड में जो ये लोब्स आपके दिख रहे हैं जिनको रिंगिंग टेल्स भी बोलते हैं, दैट इज़ ये आपके होते हैं। और सिग्नम फंक्शन हमारा 0 होता है एट टी इज़ इक्वल टू एन पी एन टी बी मीन्स मल्टीपल ऑफ द टी बी मीन्स टी बी 2 टी बी 3 टी बी 4 टी बी हमारा क्या होता है, हमारा यहाँ पे ये इसकी वैल्यू 0 होती है। और आपको चीज़ें ये ऑब्जर्व भी हो रहा होगा, अगर आप ये ऑब्जर्व करें मीन्स दिस प्लेस दिस प्लेस दिस प्लेस दिस प्लेस ये प्लेस ये प्लेस ये प्लेस और ये प्लेस। इस प्लेस पे क्या है आपके जो फ्रीक्वेंसी हैं वो क्या है, वो आपके यहाँ पे जो वो हैं सिग्नल वो है ही नहीं। और यहाँ लिखा हुआ है वेयर एन इज इक्वल टू 1 2 3 हियर द बिट रेट इज इक्वल टू आर बी होता है। और बिट रेट का जो फार्मूला होता है आर इज इक्वल टू 1/TB। और टी बी हमारा क्या होता है, बिट्स का ड्यूरेशन होता है मीन्स पल्सेस का ड्यूरेशन होता है। तो आर बी इज इक्वल टू 1/TB होता है। तो अगर हम रेक्टेंगुलर पल्स के बजाय मीन्स रेक्टेंगुलर जो आपके पल्सेस हैं उसके बजाय अगर हम जो है इस सिग्नम फंक्शन का अगर हम भेजें तो उसकी वजह से क्या होता है कि हमें एक आपको ये रेक्टेंगुलर आपको पल्स मिलेगा इन द फ्रीक्वेंसी डोमेन। और बट ये आपका एक आइडियल केस है, ये एक आइडियल केस है आपका मीन्स ऐसा पल्स आपको मिलेगा। ये आपको दिख रहा है, ये आपका हो गया, ठीक है। और इसका ये फ्रीक्वेंसी आपका हो गया, ये आपका पीएफ हो गया, रेक्टेंगुलर पल्स हो गया। और इसका जो पूरा ड्यूरेशन होगा वो आपका टीवी के बराबर होगा, ठीक है, ये हो गया। और जो बैंडविड्थ आपको ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है बैंडविड्थ इज इक्वल टू RB/2, ये आपका यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ऐसा हम कर सकते हैं। अगर ऐसा आपने किया तो यहाँ पे हम ISI को हम यहाँ पे 0 कर सकते हैं। ओके, आफ्टर दैट बट इसके साथ भी कुछ प्रॉब्लम्स आई। ये जो मेथड था यहाँ पे ISI को रिमूव करने के लिए, इसके साथ भी कुछ प्रॉब्लम्स आई आपको। तो वो प्रॉब्लम क्या था वो डिस्कस कर लिया जाए। ओके, ऑल्सो नोट कुछ और हैं हमारे पल्स शेपिंग फ़िल्टर आपके और भी बहुत सारे हैं जो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। लाइक सिग्नम फ़िल्टर जो अभी मैंने नाम लिया, रेस्ट कोटाइन फ़िल्टर, बेसिकली आपको इन्हीं दोनों के बारे में पढ़ना है। और एक और आपका और है गॉसियन फ़िल्टर। तो अभी हमने जो सिग्नम पल्स वाला जो हमने स्टडी किया हुआ है उसका एडवांटेज क्या है ज़रा आप वो देख लीजिए। एडवांटेज आप देखें, एडवांटेज ऑफ द सिग्नम पल्स, बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट इज इन द चैनल इज़ रिड्यूस, ठीक है। जो बैंडविड्थ की रिक्वायरमेंट होती है चैनल में वो हमारा क्या होता है, वो हमारा रिड्यूस हो जाता है। हियर द बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट इन द चैनल इज़ रिड्यूस, ये हो गया। एंड ऑल्सो ISI इज़ 0। ISI इज़ 0 का मतलब क्या है कि हमारा जो इंटर सिंबल इंटरफेरेंस था वो हमारा क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, ठीक है। तो ये 2-3 चीज़ें हैं जो आपको दिख रही हैं किस तरीके से एक्सप्लेन किया गया। तो ये एडवांटेज आपका सिग्नम फंक्शन को यूज करने का, ठीक है। बट देयर इज सम डिसएडवांटेज ऑल्सो ऑफ द सिग्नम फंक्शन। इट इज़ नेसेसरी दैट द एम्पलीट्यूड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द पास बैंड शुड बी फ्लैट ओवर फ्रॉम -RB/2 to RB/2, ठीक है। यहाँ ये कहना चाह रहा है एंड 0 आउटसाइड द दिस बैंड। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि हमारा एम्पलीट्यूड कैरेक्टरिस्टिक जैसे ये हो गया आपका, और ये आपका मान लीजिए आपका हो गया 0, इधर आपका ये RB/2 हो गया और इधर आपका ये -RB/2 हो गया,
तो ये कहना चाह रहा है जो एम्पलीट्यूड का कैरेक्टरिस्टिक होना चाहिए सिर्फ इस -RB/2 से +RB/2 के बीच में डिफाइन होना चाहिए, और इसके बाद मीन्स इसके बाद और इसके पहले हमारा क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। बट इन प्रैक्टिकल इट इज़ नॉट पॉसिबल। बस प्रैक्टिकली अगर हम बात करें दिस इज़ आइडियल कंडीशन, बट इन प्रैक्टिकली दिस इज़ नॉट पॉसिबल। ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं होती है कि हम ऐसा कर सकें। ठीक है, तो ये एक आपका ड्रॉबैक था, और ये आपका फ्रीक्वेंसी रिस्पांस आपका, ये आपका सॉरी क्या कहते हैं, पीएफ आपका है, मीन्स सिग्नम फंक्शन का फोरियर ट्रांसफॉर्म पीएफ से रिप्रेजेंट किया, दैट इज़ 1/RB एंड रेक्टेंगुलर f/RB, ये आपका होता है। तो आपको यहाँ पे सिग्नम पल्स यूज करने का आपको एडवांटेज भी डिस्कस कर दिया गया, डिसएडवांटेज भी डिस्कस कर दिया गया। तो अब इस डिसएडवांटेज को ओवरकम करने के लिए आपका एक और आया जिसको नाम दिया गया रेस्ड कोसाइन फिल्टर। रेस्ड कोसाइन फिल्टर, तो रेस्ड कोसाइन फिल्टर का बेसिकली आपका ऐसा नहीं कि हम यहाँ पे एक कोसाइन का फंक्शन यूज करेंगे, बट सिंपली यहाँ पे है क्या कि यहाँ पे करते क्या है, द डिफ़िकल्टी एक्सपीरियंस बाय द आइडियल न्यूक्विस्ट चैनल कैन बी ओवरकम बाय इंक्रीजिंग द बैंडविड्थ फ्रॉम RB टू KRB/2। अगर हम जो है जो बैंडविड्थ आपका जो RB/2 है, अगर इसको बैंडविड्थ को बढ़ा दें KRB/2 एंड वेयर K इज इक्वल टू 2, K इज इक्वल टू 2 मीन्स ये कह रहा है कि जो बैंडविड्थ आपका RB/2 था रेक्टेंगुलर पल्स का, अगर उसके बैंडविड्थ को हम KRB/2 कर दें और K की जो वैल्यू ले लें हम 2 ले लें, तो जो वैल्यू 2 प्लेस करेंगे मीन्स हियर द बैंडविड्थ बिकम RB, मीन्स RB/2 से हम उसको RB कर दें अगर हम बढ़ा दें। तो अगर हम ऐसा करते हैं तो इस केस को जो नाम दिया गया रेस्ड कोसाइन फिल्टर का नाम दिया गया। इन दिस केस दैट इज कॉल्ड रेस्ड कोसाइन फिल्टर का नाम दिया गया। ठीक है, तो आफ्टर दैट अब इस केस में क्या होगा आपका, इस केस में अगर ऐसा करते हैं तो बेसिकली हमारा फिगर कैसा होगा, जरा वो देख लेते हैं हम लोग। तो ये बेसिकली जो आपका सिग्नम फंक्शन का ड्रॉबैक था उसको अवॉइड करने के लिए सारा काम किया गया है। एंड आफ्टर दैट अब कुछ फिगर आपका इस तरीके से होगा। यहाँ पे ये चीज़ें आपको दिख रही होंगी। ये आपका सिंपल पल्स है जो आपका बना हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे क्या किया गया है, ये थोड़े से ज़रा पल्स को ज़रा ब्रॉड कर दिया गया है। यहाँ पे ये थोड़ा दिख रहा होगा आपको, ये लाइन थोड़ा बना दिया गया। एक लाइन आपका ये बना हुआ है, एक लाइन मीन्स ये RB/2 से इसको RB बढ़ा दिया गया, ठीक है। मीन्स ये बढ़ा दिया गया आपको है। और ये बढ़ाने से क्या होगा, और ये एक अल्फ़ा एक पैरामीटर होता है जिसको हम अल्फ़ा को रोल ऑफ फैक्टर बोलते हैं, रोल ऑफ फैक्टर बोलते हैं, और ऑल्सो द रेस्ट कोसाइन फैक्टर इसको बोलते हैं अल्फ़ा। तो अल्फ़ा की वैल्यूज़ पे इसके ये हमारे वेव्स चेंज हो जाएंगे। चाहे हमारा अगर अल्फ़ा इक्वल टू 0 है तो आपका ये बन जाएगा, एंड अल्फ़ा इज इक्वल टू 1 होगा सीधे RB पे जाएगा, एंड अल्फ़ा इज इक्वल टू अगर आपका हाफ हुआ तो वो उसके पहले ही आपको RB/2 और RB के बीच में आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो आपका ये है। तो यहाँ पे एक टर्म जो डिफाइन किया गया दैट इज कॉल्ड द अल्फ़ा, एंड अल्फ़ा इज अ रोल ऑफ फैक्टर, या इसको रेस्ट कोसाइन फैक्टर बोलते हैं। एंड इट्स वैल्यू अल्फ़ा इज इक्वल टू एक्सिस बैंडविड्थ अपॉन थ्योरेटिकल मिनिमम बैंडविड्थ। ये फार्मूला होता है, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला, और इस पे न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं इस केस में। एंड हियर अल्फ़ा इज इक्वल टू एक्सिस बैंडविड्थ हमारा क्या हो गया, जब भी हमने ये fx को इंक्रीज किया, ये fx हमने राइट कर दिया, एंड थ्योरेटिकल मिनिमम बैंडविड्थ जो आपका यहाँ पे RB/2 था, थोड़ा सा मैं और क्लियर कर दूँ। एक्सेस आप जो यहाँ पे ये बढ़ा रहे हैं, ठीक है, और ये RB/2 आपका मिनिमम थ्योरेटिकल बैंडविड्थ आपका हो गया fx अपॉन RB/2। and then here we have to calculate the excess bandwidth. Simply here is the cross multiplication and we get fx is equal to alpha into RB/2, ये आपको मिल गया, ठीक है, अल्फा इंटू RB/2। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। देन व्हाट इज एक्चुअली द ट्रांसमिटेड बैंडविड्थ क्या होगा, तो पहले से हमारा RB/2 था, अब प्लस आपने fx को और ऐड कर दिया, ठीक है। तो और fx की वैल्यू आपकी थी क्या, अल्फ़ा इंटू RB/2, या BT इज इक्वल टू RB/2 प्लस अल्फ़ा RB/2, ये आपका फार्मूला हो गया, ठीक है। ये आपका फार्मूला हो गया। एंड आफ्टर दैट व्हाट विल बी द BT, अब आपका BT क्या होगा, आपने RB/2 को कॉमन ले लिया, एंड वी गेट 1 प्लस अल्फ़ा,
तो ये एक आपका रोल ऑफ फैक्टर के टर्म में आपको यहाँ पे ट्रांसमिशन बैंडविड्थ आपको मिल गया। तो आप जो अल्फ़ा को आप जो वेरी कर सकते हैं, वो आपके यहाँ पे अल्फ़ा का रेंज भी दिया हुआ है। व्हाट इज़ द रेंज ऑफ अल्फ़ा? अल्फ़ा बेसिकली बिलोंग्स फ्रॉम दैट इज़ 0 to 1। इफ़ यू प्लेस अल्फ़ा इज इक्वल टू 0 देन बैंडविड्थ इज RB/2। इफ़ यू प्लेस अल्फ़ा इज इक्वल टू 1 देन वी गेट RB। ये आपको ये मिल जाएगा। अगर आपने अल्फ़ा को हाफ लिया तो वो RB और RB/2 के बीच में आपको एक पॉइंट मिल जाएगा। ठीक है, तो इस रोल ऑफ फैक्टर की हेल्प से जो है आप यहाँ पे इसको ग्रेजुअली इसके पीएफ को चेंज कर सकते हैं। मीन्स ये जो आपका यहाँ पे फोरियर ट्रांसफॉर्म जो पीएफ वर्सेस फ्रीक्वेंसी में जो ग्राफ बना हुआ है ऑन डिपेंड अपॉन द अल्फ़ा, आप इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक चेंज करने से आपको फ़ायदा क्या मिला वो था डिस्कस कर दूँ मैं। देन यहाँ ऑलरेडी लिखा हुआ इफ अल्फा इज इक्वल टू 1/2 and 1 द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स चेंज ग्रेजुअली दैट इज पीएफ। मीन्स ये फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स जो आपको दिख रहा है ये चीज़, ये जो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स आपको दिख रहा है ये आपका चेंज हो रहा है। ठीक है, किस तरीके से चेंज हो रहा है वो आपको दिख रहा है। दिस इज डिपेंड अपॉन द रोल ऑफ फैक्टर एंड दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द रेस्ट कोसाइन फैक्टर। ठीक है, तो आपने ओवरऑल आज के टॉपिक में बेसिकली जो टॉपिक आपका पल्स शेपिंग था, किस तरीके से आपने पल्स का शेप को चेंज किया, पल्स के शेप को चेंज किया अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट और मेनली टू डिक्रीज या टू रिमूव द ISI इंटर सिंबल इंटरफेरेंस। ठीक है, तो ये डिस्कस किया आपने। तो आई थिंक अपना टॉपिक ये समझ में आया हुआ है। पल्स शेपिंग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, दिस इज ऑल अबाउट टुडे टॉपिक। ओके, थैंक यू।